हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में ये आज का सेशन जो है लास्ट सेशन है। हम लोग विविध को डिस्कस करें। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो बचे हुए प्रश्नों को आज जो है हम लोग कवर करके केमिस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। इसके बाद बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। 46 नंबर जो प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। मॉर्फिन का जो संबंध है याद रखिएगा एनाल्जेसिक से है। एनाल्जेसिक। सोडियम का जो संबंध है वो किरोसिन तेल से है। बोरिक अम्ल का संबंध एंटीसेप्टिक से है और जर्मन सिल्वर का जो संबंध है वो मिश्र धातु से है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बात करें तो मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम को इसके मूल रूप में बनाए रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड बोरान का दुर्बल अम्ल है तथा इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक होता है। प्रश्न संख्या 47 जो है सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें भी आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जैसे त्वचा कैंसर का जो संबंध है किससे है? तो पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण का जो संबंध है वो डेसिबल से है। वैश्विक तापन का जो संबंध है वो किससे है? वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र का जो संबंध है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। यानी 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन का जो कारण है कार्बन डाइऑक्साइड है। और ओजोन छिद्र किसके कारण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। 48 है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम ये भविष्य की धातु है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। यह काफी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता है। 49 है। 49 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर। जो सुमेलित नहीं है वो है सिल्वर, जिसका संबंध इलेक्ट्रिक बल्ब से दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीशियम का संबंध मतलब कि आतिशबाजी से है, बिल्कुल सही। यूरेनियम का संबंध परमाणु बम से है। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब से है और जिंक का गैल्वेनीकरण से है। गैल्वेनीकरण से है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। प्रश्न संख्या 50 रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, बताइए क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड है। 51 है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टिकोण से जो सिंदूर है तो कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी सल्फाइड। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? 52 शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है?
याद रखिएगा, शुष्क धुलाई में पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल यानी उपयुक्त सभी का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ड्राई क्लीनिंग यानी शुष्क धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल तथा एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 53, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है लाल स्याही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इयोसिन से, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इयोसिन एक टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन है। अधिकतर लाल स्याहियां इयोसिन का तनु विलयन होती हैं। 54 जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, लाल, बी ऑप्शन। लाल रंग सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है। ठीक है। 55, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्ट्रांसियम। अस्ट्रांसियम ऑप्शन ए। अस्ट्रांसियम लवणों यानी अस्ट्रांसियम नाइट्रेट, अस्ट्रांसियम कार्बोनेट, अस्ट्रांसियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। पटाखों में बेरियम चमकीला हरा, कॉपर नीला एवं सोडियम पीला रंग उत्पन्न करता है। 56, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, एसीटोन का जो संबंध है नाखून पालिश अपसारक के रूप में। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो संबंध है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो संबंध है ये इसका संबंध घावों की जो है मरहम पट्टी, और द्रव अमोनिया का जो संबंध है वह है प्रशीतक। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एसीटोन का संबंध नाखून पालिश अपसारक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घावों की मरहम पट्टी के रूप में, और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 57 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, एक पेयर सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संबंध संचायक सेल से दिया गया है, जो कि सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। 58 है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आमतौर पर माचिस की तीली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है। इसके एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया गया होता है। माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। 59 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 59 का सही जवाब है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह है लाल फास्फोरस। रट जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। निरापद दिया सलाइयां यानी सेफ्टी जो मैचेज होते हैं, इनको बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों से सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है, और रगड़ने वाली सतह यानी डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है।
प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, बी ऑप्शन। श्वेत फास्फोरस को वायु या अंधेरे में रखा जाता है तो यह स्वयं ही जल उठता है, इसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अंधेरे में सफेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा का जो प्रकाश है वो उत्सर्जित होता है और सफेद धूम्र धूम्र बनते हैं जिनकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। वायु से बचने के लिए या बचाने के लिए जो सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण तौर पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है। 61 है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किससे बनाई जाती है? CNTS किससे बनाई गई है? कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं किससे बनते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं किससे बनाई जाती है तो आइजीमा, बी ऑप्शन, आइजीमा से। सुमियो आइजीमा एक जापानी भौतिकविद है जिन्हें कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कारक माना जाता है। 62 है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है कहां पर बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है कहां पर तो लक्षद्वीप में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवणीकरण संयंत्र जो है 2005 में कवरत्ती लक्षद्वीप में स्थापित किया गया। जो कवरत्ती है यह लक्षद्वीप में एक आइलैंड है, लक्षद्वीप के पास है, लक्षद्वीप में ही यह पड़ता है, तो याद रखिएगा 2005 में। 63 है, भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहां प्रारंभ किया गया? भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहां प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, सही जवाब है कवरत्ती यानी ऑप्शन ए। विश्व का प्रथम निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप के कवरत्ती नगर में जो है संस्थापित किया गया है और यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा, यानी शुद्ध पेय का कह सकते हैं, बिना लवण के जो है पीने योग्य या उपयोग योग्य जल का उत्पादन करेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? आपको तो मालूम ही होगा, तो मालूम क्या है कमेंट करके बता दीजिए। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन। क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता में अभाव होता है। भूमि की अधिक क्षारीयता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार की भूमियों के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जैसे सुधारक की जरूरत होती है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? कौन सा मृदा से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है इडेफिक। इडेफिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इडेफिक मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। 66 है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है।
द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक्स। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन के द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेटों में किया जाता है। 67 है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, जिसका सूत्र है C4H8Cl2S, इसका इसको जो है रासायनिक आयुध के रूप में मतलब कि प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव है। 68, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मस्टर्ड गैस। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। 69 है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? मस्टर्ड गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा रासायनिक युद्धक के रूप में। ठीक है। इसके बाद 70 नंबर है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, कैसी होती है? विषाक्त जो मस्टर्ड गैस है वो कैसी होती है? तो द्रव के रूप में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव के रूप में होती है, लिक्विड के रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आंख एवं फेफड़े आदि जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद जो है दिखाई देने लगता है। 71 है, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे किसके वायु में परिरक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे प्राय किसके वायु में परिरक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड का। किसका? टाइटेनियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन। ध्रुव पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 72, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनको अंग भंग कर रहा है, यानी वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विश्व वर्षा मानव के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात मतलब कि शरीर वैकल्य या विकलांग जो है सम्मिलित है। यह विपत्ति क्रम अभी भी दशकों तक चल सकता है। यह किसके बारे में कहा गया है, आप बताइए। तो देखिए, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण 1970 में हुआ था। इन क्षेत्रों में हरियाली अब छाने तो लगी है, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी 19 वर्षों के रूप में यह स्पष्ट रूप से अभी भी मतलब 19 वर्ष बीत चुका है इस युद्ध का, फिर भी जो है अभी भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, ये IS प्री 1995 में पूछा गया था, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। ये 1970 का घटना है, अभी क्या है 2023 तो काफी समय हो चुका है। लेकिन मतलब कि
ये 1995 में प्रश्न पूछा गया था आईएएस के प्री में, तब का बात की जा रही है कि 19 वर्ष का ये समय बीत चुका है, फिर भी जो है एजेंट ऑरेंज मानव की हत्या कर रहा है और उनको अंग भंग कर रहा है। और वो इरादा मतलब कि जो नहीं था, वो इरादा से बढ़कर, जो कभी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन उन सभी इरादाओं को जो है पार कर चुका है। यानी उन बादलों से हुई दृष्टि 20 वर्षा मानव के लिए विपदाओं की जो है फसल, मानव की हत्या के लिए फसल दे रही है। इसमें इन जगहों पर कैंसर, गर्भस्राव, जन्मजात शरीर यानी जो वैकल्य कह सकते हैं या विकलांग के रूप में जन्म लेते हैं, विपत्ति क्रम अभी भी दशकों तक चल रहा है। ये सभी जो सारांश है किसके मतलब के संदर्भ में है, तो इसका सही जवाब है निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त मतलब कि डायोक्सिन। किसके रूप में? तो डायोक्सिन, याद रखिएगा, निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन के बारे में इसका जिक्र है। ये डायोक्सिन है। इसका अगर बात करें तो अमेरिका के द्वारा वियतनाम युद्ध में 245T और 24D नामक खरपतवार नामक जो है कह सकते हैं रसायनों के मिश्रण, जो कि 2378 टेट्रा क्लोरोडिबेंजोडायोक्सिन से संदूषित था। इसका जो है एजेंट ऑरेंज नाम से जो रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था और इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच जो है प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्सक पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर जो है वैकल्य हो जाते हैं, विकलांग के रूप में पैदा होते हैं। जन्मजात जो है विकलांग के रूप में इनका जो है जीवन यापन होता है। 73 है एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। तो एजेंट ऑरेंज क्या है? ये एक हानिकारक यानी कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक अमेरिकी सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध के दौरान जो है खरपतवार नाशक रसायन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसका कुप्रभाव आज भी देखने को वहां पर मिलता है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। यह सही नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होते हैं तो एक भारी नाभिक के रूप में मतलब कि निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक एक हो जाते हैं, संयुक्त होकर एक भारी तत्व के मतलब कि भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। यह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाती है। इस प्रकार बी ऑप्शन मतलब कि कथन बी जो है गलत हो जाता है और अन्य प्रश्नगत जो कथन है वो सही है। 75 है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग जो होता है मतलब कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में होता है। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनिया क्लोराइड की गाढ़ी जो है मतलब की लुगदी भरी जाती है। 76 है 76 एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह जो है इस्तेमाल होता है?
76 नंबर है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह जो है इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात करें तो शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली के या कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टार्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयोग होता है। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, जिसे शुष्क लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसमें अमोनिया क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनिया क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 77 है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनिया क्लोराइड का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 78 है, कथन ए, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, कारण आर, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं, और इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है, और इस सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयोग कर लेने पर वह बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, और यह शुष्क सेल में नहीं होती है। 79 है, एक सुखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सुखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक, सी ऑप्शन। देखिए रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरियां हैं। और उदाहरण क्या है? प्राथमिक सेल या बैटरियां। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी हैं। 80 नंबर है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। देखिए आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है, करीब 40 प्रश्न और होंगे, तो इसको मैं लास्ट सेशन समझकर अगला सेशन में इसको समाप्त कर दूंगा। कोशिश था कि इसी सेशन में इसको पूरी तरह से कवर करा दिया जाए, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करा दूंगा। तो आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि आज का जो सेशन था पूरी कंप्लीट मैं नहीं करवा पाया। तो अगला बार जो है अगला सेशन में इसको कंप्लीट करवा के और जल्द से जल्द हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्रतिक्रियाएं हमें देते रहिए। आपका प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू।